दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रमज़ान के बाद लोग बढ़ेंगे, कैद से छूटेंगे, आएंगे, तो कम हो गए। अच्छा, अब ऑनलाइन वाले तो चलो वो ग्रुप्स में ही मशवरा करेंगे। जो यहाँ वाले बैठे हुए हैं ना, मैं ये कहूँगा कि आप ना आज कल मैक्सिमम डिसीजन ले लीजिएगा कि क्या करना है। मुझसे मशवरा करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए। अवेलेबल कब हूँ? नहीं हूँ। हाँ, इस क्लास से निकल के दूसरी क्लास तक जाते तक अवेलेबल हूँ, मोबाइल पे अवेलेबल हूँ। और आज मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कराने आना है वापस इधर कोई 3 सवा 3, उस टाइम अगर कोई इधर आसपास हो उस टाइम मिल ले। गुलबर्ग मिलना है गुलबर्ग मिल ले, लेकिन किसी से बेशक मिल लें, लेकिन मशवरा करके ये फैसला फाइनल कर लें कि आप कौन सा पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ FAR 2 की क्लास है, चूँकि एक तो जनरल मशवरा दे देता हूँ कि आप में से जिसका FAR 1 रह गया और FAR 2 को कंटिन्यू करना चाह रहा है तो बेफिक्र होकर करे। FAR 1 और FAR 2 एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अनलेस के आपके इंतहाई कमज़ोर कॉन्सेप्ट्स थे। अगर ऐसी बात है फिर तो रहने दें, लेकिन अगर नहीं, जैसे अभी बच्चे ने कहा मिला था कि 6 नंबर से FAR 1 रह गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। तो अगर तो आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं और आप समझते हैं कि आप अगली बार FAR 1 में और बेहतर तरीके से जाके पास कर सकते हैं और FAR 2 भी मुनासिब चल रहा है, तो आप कंटिन्यू करें। FAR 1 FAR 2 दोनों इकट्ठे कंटिन्यू करें, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये जनरल मशवरा है FAR 2 के बारे में। उसके अलावा मशवरे करने हो तो आप ज़रूर मशवरे कर लीजिए, लेकिन जितने दिन तक आप कंफ्यूज रहेंगे ना, मजीद अपनी परेशानी बढ़ाएंगे। तो इसलिए फैसला लें और फिर उस पर जमे रहें, और जज्बाती फैसला नहीं करना। क्योंकि अभी ना रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आया खैर हफ्ता तो हो गया है, लेकिन कॉलेज आप अभी आए हैं, तो एक जज्बाती फैसला ये होता है कि मैं दफा 5 करूंगा। नहीं, पहले 3 नहीं किए तो अब 5 कैसे कर लेंगे आप? तो इसलिए जज्बाती फैसला मत करिएगा, सोच समझ के, हौसले के साथ। अच्छा, जिसके 4 पेपर रहते हैं वो अगर तो चारों कर सकता है। और ये देखें, एक होती है एबिलिटी, एक होती है विलिंगनेस। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। विलिंगनेस सबकी होती है, सब अभी से तैयार हैं कि अभी ही CFAP भी दे दो, वो भी करने को तैयार हैं, इतने जज्बाती होंगे। लेकिन एबिलिटी भी देखनी है आपने, अपनी एबिलिटी देखें, अपने हालात देखें, कहाँ पर रह के आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और पहले क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कितना पढ़ा जाता था। अभी एक और ईद की वजह से हफ्ता ऑफ आना है, तो इसलिए आपने अपनी एबिलिटी देख के, विलिंगनेस देख के फिर फैसला करना है। लेकिन जो फैसला करें फिर उस पर कायम रहें। ये ना करें कि 1 महीने तक आप कंफ्यूजन में ही गुजार दें कि सही फैसला किया है नहीं किया है। जो फैसला करें उस पर फिर कायम रहें। तो जज्बाती मत हो, होश के साथ समझ बूझ के किसी सियाने से मशवरा करके। अच्छा, सियाना वो नहीं होता जो पिछली 5 अटेम्प्ट से हर बार फेल हुए जा रहा है, तो आप कहें तजुर्बेकार से पूछ लेते हैं, नहीं, क्योंकि वो आपको मायूसी वाले मशवरे देगा, और उसका चूंकि एक्सपीरियंस ही सारा फेल होने का ही होगा, तो इसलिए वो आपको अच्छा गाइड नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर कोई फेल होते होते अब पास होने लग गया हो, बिल्कुल जरूर कीमती राय हो सकती है उसकी। तो इसलिए आप मशवरा करके उसके बाद फिर फैसला लें और फिर बेटे उस पर कायम रहें। और जिन्होंने, अच्छा, कोई ऐसा भी है जो अभी आज आया इस क्लास में, इससे पहले मतलब रिजल्ट के बाद अभी इस क्लास का हिस्सा बना है? ठीक है, लीजेस बस खत्म कर रहा हूँ, तो आप नए टॉपिक से ही शामिल हो रहे होंगे। मैं अभी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दूंगा, तो आप उस नए टॉपिक से शामिल हो रहे होंगे। बाकी मुझे अरेंजमेंट नहीं पता कि आपका एडमिशन वालों से क्या अरेंजमेंट है, पिछले लेक्चर्स का मुझे उसका आइडिया नहीं है। वो डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में 2-3 तरह के पैकेज निकाले, वो मुझे उसका नहीं आइडिया है, वो आप एडमिशन वालों से क्लियर करिए। यहाँ बहरहाल मैंने IFRS 9 शुरू कराना है, तो वो 0 से ही होगा। चलिए, मुझे ज़रा बताइएगा, मैंने लास्ट टाइम वाला लेक्चर, पिछला आखिरी वाला, लास्ट क्लास वाला,
हाँ ठीक है, बता दिया था आपको नेट वाला। ठीक, और वो एक चीज़ मिस होगी आगे, बिल्कुल वो एक्सपेक्टेड अमाउंट पेबल अंडर गारंटी, वो भी बता दिया ना क्या करना है उसका, जीआरबी वाला। हाँ ठीक है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, पता नहीं क्या होती है ऑपरेटिंग लीज, क्या होती है फाइनेंस लीज, नासिर बस लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, लेसी उसको एक ही लीज की तरह काउंट करता है। लेसी क्या करता है? लेसी ये करता है कि लीज पेमेंट्स की पीवी निकालता है और उस पर राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी बनाता है। लेकिन दो लीजेस ऐसी हैं जिनके लिए आईएस ने ऑप्शन दी है कि चाहे तो लेसी जो अकाउंटिंग नॉर्मल फॉलो करता है चाहे वो फॉलो कर ले, और चाहे जो हम उसको एक्सेप्शनल अकाउंटिंग बताने लगे हैं वो फॉलो कर ले। ये आईएस की तरफ से इजाजत है, जबरदस्ती नहीं है, ये आईएस की तरफ से इजाजत है। लेसी की मर्जी कि वो क्या करता है। लेसी मे ऑप्ट फॉर एक्सेप्शनल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, दो हैं, एक है शॉर्ट टर्म लीज और एक है लीज फॉर सस्ते एसेट्स, लो वैल्यू एसेट्स। इन दो के एतबार से लेसी चाहे में मर्जी तो एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है। ये तो आपको सवाल में पता चलेगा, ये जो इसकी जो डेफिनेशन बताने लगा ये तो आप पहचान लेंगे सवाल में कि शॉर्ट टर्म लीज है। अगर ये हुई तो सवाल वाला बताएगा कि ये है लो वैल्यू एसेट्स, सवाल वाला बता, वैसे अभी तक ये टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन ये तो आप पहचान लेंगे, ये सवाल वाला कहेगा तो ही इसको लो वैल्यू मान रहे होंगे। अब दो बातें बताऊंगा, एक कि ये दोनों होते क्या है और दूसरा कि अच्छा करना क्या है। अब ये दो बातें बताता हूं, पहले इन दोनों को एक एक करके समझा लो कि ये चीजें क्या हैं। शॉर्ट टर्म लीज, लिखिए अंग्रेजी, जी जी। जो शॉर्ट टर्म लीज है ना, ये तो जरूरी नहीं कि ये वर्ड आए, अभी जो आपको डेफिनेशन लिखाने लगा ना आप उससे पहचान लेंगे। हाँ हाँ, यानी अगर एग्जामिनर ये चीज डाल रहा है तो इसी असम्पशन पे डाल रहा है कि लेसी ने यही ऑप्ट किया होगा। शॉर्ट टर्म लीज बता दूं ना तो इसमें तो आपको पता लग जाएगा, इसमें बहुत अकाउंटिंग लग ही नहीं पा रही होगी, लेकिन इसमें लग सकती होगी। लेकिन अगर सवाल वाले ने कहा है कि लो वैल्यू एसेट्स हैं तो वो चाह रहा है कि आप एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो करें। चूंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ना, इसलिए चीज सामने नहीं आई कि वो उसको किस तरह से टेस्ट करेगा। शॉर्ट टर्म लीज में लिखें अ लीज दैट कॉमा, अच्छा जिसको कॉमा की स्पेलिंग ना आ रही हो तो मैंने ये वाला लगाई है ऐसे, कॉमा एट द कमेंसमेंट डेट, यानी जो बात होने लगी है वो कमेंसमेंट डेट पे खड़े होके देखनी है। एट द कमेंसमेंट डेट, फिर कॉमा, हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 महीने और लेस, 12 months और लेस। क्या लग रहा है नाम से? तब अंग्रेजी पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि अगर लीज 12 महीने या उससे कम की है तो वो शॉर्ट टर्म लीज। अब आप देखिए इसमें वो वाला काम कर ही नहीं पाएंगे जो पहले सीखा है। अब एक लीज ही 12 महीने की है तो उसकी कितने को डिस्काउंटिंग कर लेंगे, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म लीज आएगी एक्सेप्शनल के अंदर। शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन ये अंग्रेजी से पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म लीज से क्या मुराद है। और इसमें अगला सेंटेंस लिखें, इसी में एक सेंटेंस और लिखें,
a lease that contains ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, a lease that contains a purchase option, a lease that contains a purchase option is not a short term lease. A lease that contains a purchase option is not a short term lease. यानी शॉर्ट टर्म लीज वो तो है जो 12 महीने की से कम की है, परचेज ऑप्शन उसमें नहीं हो सकती। अगर परचेज ऑप्शन है तो फिर वो शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लीज में परचेज ऑप्शन नहीं हो सकती। बीपीओ नहीं कहा मैंने, बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं कहा, बस परचेज ऑप्शन। तो शॉर्ट टर्म लीज वो है जो 12 महीने या कम की है और उसमें परचेज ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर परचेज ऑप्शन डाल दी गई है तो वो नहीं है शॉर्ट टर्म लीज। ये मतलब है इन दोनों लाइनों का। शॉर्ट टर्म लीज ओके नहीं, इसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन होती नहीं है, बार्गेन नहीं होती। फाइनेंस लीज में इसलिए होती थी, क्यों होती थी बार्गेन परचेज ऑप्शन, क्या साइंस थी इसके पीछे? क्योंकि उसने पहले यकीनन सारे पैसे पूरे कर लिए थे, तो अब ये लीज ही 12 महीने के, इसमें कितने को पैसे पूरे कर लेगा वो, तो इसलिए इसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होती। अच्छा जी, ये हो गई शॉर्ट टर्म लीज। अब बताता हूं कई सस्ते एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा, जो सस्ते एसेट्स है ना, इनका सस्ता होने का फैसला हमने अपनी जेब के हिसाब से नहीं करना, ये मुल्क के हिसाब से होता है। यानी जिस मुल्क में ये एसेट्स मौजूद हैं, जिस मुल्क में कंपनी मौजूद है, उस मुल्क के हिसाब से होता है, अपनी जेब के हिसाब से नहीं होता। अच्छा, अपनी जेब में कह रहा हूं कि स्टूडेंट की भी अपनी जेब, कंपनी की भी अपनी जेब। कंपनी की हैसियत देख के नहीं सस्ते महंगे का फैसला होता। हो सकता है किसी कंपनी के लिए एसी भी बहुत महंगा हो, और हो सकता है किसी कंपनी के लिए बड़े बड़े जनरेटर्स भी सस्ते से हो। तो इसलिए फैसला कंपनी की हालत देख के नहीं होगा, उस मुल्क के हालात देख के होगा। यही वजह है कि एग्जामिनर अगर ये टेस्ट करेगा तो बताएगा कि लो वैल्यू एसेट, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव मामला हो गया। कोई एसेट किसी मुल्क में हो सकता है लो वैल्यू हो, किसी मुल्क में ना हो, तो इसलिए एग्जामिनर बताएगा कि जो एसेट हम आपको दे रहे हैं लो वैल्यू है। लो वैल्यू एसेट की अंग्रेजी लिख लें, ये याद भी करनी है आपको, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। इसमें काफी सारी अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। A lessee shall assess the value of an underlying asset. A lessee shall assess the value of an underlying asset. अच्छा, लो वैल्यू एसेट की जो अंग्रेजी लिखवा रहा हूं ना, ये टेक्निकल भी समझनी जरूरी है, एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। ये अंग्रेजी पूरी करवाता हूं अभी। इस अंग्रेजी में लिखवाना ये लगा हूं कि जब लेसी ये फैसला कर रहा होगा कि ये एसेट सस्ता है या नहीं है, जब ये फैसला कर रहा होगा तो उसने उस एसेट की अभी की हालत नहीं देखनी, उसके जवानी की हालत देखनी। एसेट सस्ता है या नहीं, ये अभी की हालत देख के फैसला नहीं करना। ये फैसला कर, जैसे अगर किसी खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि लेजेंड खिलाड़ी है या नहीं है, ये बड़ा खिलाड़ी है कि नहीं है, तो उसकी पिछले 1-2 मैचेस की फॉर्म नहीं देखनी है, उसकी पीक फॉर्म देख के फैसला करना है। तो एसेट सस्ता है या नहीं, इस बात का फैसला अभी के हालात के मुताबिक नहीं करना। अभी के हालात के मुताबिक मतलब यह है कि हो सकता है कि एक मशीन बहुत अरसा चल चुकी हो और अभी जो बची कुची रह गई है, लेसी वो लीज पे लेने लगा हो, तो अभी जिस हालत में एसेट है अभी तो सस्ता ही होगा, लेकिन अभी की हालत देख के उसको लो वैल्यू एसेट नहीं कहना। यह देखना है कि जब ये जवान था तो क्या वैल्यू थी, जब ये एसेट नया था तो उसकी क्या वर्थ थी। अब लिखें अंग्रेजी, कहां तक लिखा, अंडरलाइंग एसेट तक। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट व्हेन इट इज न्यू, नया, इज न्यू, regardless of the age of the asset, regardless of the age of the asset being leased, regardless of the age of the asset being leased। यहां तक की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए, जो मैंने बताया पहले बताया वो समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं, हमने लीज पे ले लिया हुआ है। हाँ तो हाँ हाँ ना, मतलब वही देखो ना, रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द एसेट बीइंग लीज,
जब आपने इसको देखना है इसकी वैल्यू तो वो देखना है व्हेन इट इज न्यू। तो जब न्यू है तो फिर डैमेज के बगैर ही न्यू है ना। अगर वो डैमेज हो गया हुआ है, अब उसके हालात खराब हैं, इवन देन हमने देखना है कि जब नया था तो क्या था। हाँ जी, यहां तक की अंग्रेजी ओके। जब एसेट नया था उस वक्त के हिसाब से देखना है कि ये महंगा था कि सस्ता था। इसी में आगे एक सेंटेंस होकर आगे लिखें। The assessment चलो ठीक है, जुमला लिख लें। The assessment of whether an underlying asset, the assessment of whether an underlying asset is of low value. The assessment of whether an underlying asset is of low value is performed on an absolute basis regardless of whether those leases are, ये सारी अंग्रेजी दोबारा, the assessment of whether an underlying asset is of low value is performed on an absolute basis regardless of whether those leases are material to the lessee, are material कहते हैं सिग्निफिकेंट हो कोई चीज तो, material to the lessee। इस अंग्रेजी का मतलब वो है जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि इसका फैसला लेसी की औकात देख के भी नहीं होना, ये होगा पूरे मुल्क के हिसाब से। एब्सोल्यूट बेसिस का मतलब है कि बायस्ड ना हो, किसी लेसी के हालात के हिसाब से ना हो। जैसे लेसी ने अगर एक मशीन लीज पे ली है और वो लेसी है ही बहुत नीचे लेवल की कंपनी, पूरी जिंदगी की कमाई उसने उस एसेट को लेने पे लगा दी, पूरा बिजनेस उसका उस एसेट पे बेस कर रहा है, क्योंकि लेसी का बिजनेस ही हल्का सा है कंपनी आईएस लग रहा है उस पर, छोटी मोटी दुकान नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत लो लेवल की है, गरीब कंपनी है। तो वो जो छोटा सा एसेट उसने खरीदा है वो उसके लिए तो बहुत कीमती होगा, लेकिन लेसी की औकात देख के फैसला नहीं होना, पूरे मुल्क के हिसाब से फैसला होगा। ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि रिगार्डलेस के लेसी के लिए ये कितनी ही कीमती क्यों ना हो। इसी बात को ये आईएस का एक और जुमला बता रहा हूं, ये और ज्यादा क्लियर कर देगा, इसी बात से ही मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। द असेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, द असेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, ये मैं भी आपको समझा रहा था ना, ये इस लाइन से और ज्यादा पक्की हो जाएगी बात। द असेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज, नेचर और सर्कमस्टांसेस ऑफ द लेसी। साइज यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस का साइज क्या है, छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, नेचर किस तरह का बिजनेस है, और सर्कमस्टांसेस के हालात क्या हैं ऑफ द लेसी। रिपीट कर रहा हूं, द असेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज, नेचर और सर्कमस्टांसेस ऑफ द लेसी, के लेसी के हालात से नहीं होगा ये फैसला, ये मुल्क के हिसाब से होगा। ठीक है, यहां तक की अंग्रेजी पढ़ के बात समझ आ रही है। इसकी एग्जांपल्स ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें। मोबाइल फोन्स हो गए, स्मॉल कंप्यूटर्स हो गए। एक बिजनेस है, उसने अपनी सेल्स टीम को मोबाइल लेके दिए हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल लेने थे तो लीज करा लिए, तो मोबाइल तो सस्ती आइटम ही होती है, तो इसलिए मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, वो इसकी मिसालें हो सकती हैं। इस तरह छोटी मोटी फर्नीचर की आइटम्स हो सकती हैं, मोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी जिसको कहते हैं, और स्मॉल फर्नीचर आइटम्स, ये इसकी मिसालें हैं। मोबाइल्स, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स और स्मॉल फर्नीचर आइटम्स। लेकिन मेरी नसीहत यही है कि आपको ये सवाल वाला बताएगा कि ये एसेट लो वैल्यू वाला मान लें। शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स, ओके। अच्छा, अब करना क्या है, एक्सेप्शनल अकाउंटिंग है क्या? एक्सेप्शनल अकाउंटिंग ये है कि डिस्काउंटिंग के चक्कर में ना पड़े,
बचपन से क्या अकाउंटिंग आती है कि अगर किराए पे कोई चीज़ ली हुई है तो क्या करे अकाउंटिंग, उस किराए को, भाई यही है, ऐसे ही यही है कि जो लेसी किराया पे कर रहा है वो उसका एक्सपेंस है। और लेसर की बुक्स, लेसर ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग क्या थी, रेंट इनकम बना रहा था, कैसे कैलकुलेट फिगर करके, टोटल ओवर लीज टर्म, बाय डिफॉल्ट किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन। सेम अंग्रेजी यहां भी है, लिखिए अंग्रेजी। टोटल लीज पेमेंट्स, टोटल लीज पेमेंट्स shall be recognized, total lease payments shall be recognized, same वही अंग्रेजी है, total lease payments shall be recognized as expense, total lease payments shall be recognized as expense over lease term, total lease payments shall be recognized as expense over lease term on straight line basis, unless any other systematic basis, unless any other systematic basis is more representative of the pattern of lessee's benefits, यानी क्या हल होगा, वही अगर बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन है, अगर नहीं तो ऑर्स मेथड भी हो सकता है, यूनिट्स मेथड भी हो सकता है, वही काम जो उस वक्त लेसर में किया था। और जो पैसे दे रहे होंगे वो अगर इस एक्सपेंस से कम ज्यादा हुए, ईयर एंड आ गया तो प्रीपेड रेंट, और अगर कम पैसे दिए तो एक्रूड रेंट। तो वो बातें इस पे भी लग जाएंगी। अगर ये बातें अंडरस्टूड नहीं लग रही तो आप इसको बेशक लिख लें जो मैंने बात की है कि अगर ईयर एंड तक रेंट पेड कम ज्यादा है एक्सपेंस से तो फिर वो प्रीपेड रेंट और एक्रूड रेंट आ जाएगा। ये 2 अलग चीज है, यानी ये 4 साल की भी हो सकती है। सस्ते एसेट्स की लीज 4 साल की भी हो सकती है। अब 4 साल की लीज है तो स्टूडेंट सोचेगा या कंपनी सोचेगी चलो उसको हम डिस्काउंटिंग कर लें, तो आईएएस कह रहा है मर्जी है, अगर चलना है उस तरीके पे तो चलो, वरना सस्ता सा एसेट है, कितने को पीवी निकाल लोगे। तो इसलिए सस्ते एसेट की लीज तो सालों की हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो होगी ही 1 साल की। अब चाहे शॉर्ट टर्म लीज हो चाहे सस्ते एसेट्स की लीज हो, यही अकाउंटिंग फॉलो हो सकती है। नहीं, वो तो नंबर बढ़ने की वजह अमाउंट ज्यादा बन गई ना। एसेट तो एक है, वो एसेट तो एक 20,000 का है। नहीं, लेकिन एसेट तो एक है ना, एसेट एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के हिसाब से देखना है कि सस्ता एसेट है महंगा एसेट है। और अभी एक अंग्रेजी लिखवाई थी कि रिगार्डलेस कि कितनी ही मटेरियल वो लीज क्यों ना हो लेसी के लिए, तो ये फैसला एसेट के हिसाब से होना है। क्या लेसर? नहीं, लेसर तो अगर ऑपरेटिंग लीज कर रहा है तो वो वही अकाउंटिंग कर रहा है, यकीनन ऑपरेटिंग कर रहा होगा। ये तो यकीनन लेसर ऑपरेटिंग पे ही दे रहा होगा, तो वो तो ऑलरेडी यही अकाउंटिंग कर रहा होगा। और सस्ता एसेट हो सकता है वो ऑपरेटिंग पे दे रहा हो सकता है फाइनेंस पे दे रहा हो, उसके लिए नहीं है ऑप्शन, ये लेसी के लिए। क्योंकि लेसी ने इसको पीपीई कहना है ना, तो सस्ते से एसेट्स की औकात के उनको पीपीई कहें नहीं, तो इस वजह से उसको ऑप्शन दे दी कि चाहे वो नॉर्मल अकाउंटिंग कर ले चाहे एक्सेप्शनल वाली अकाउंटिंग कर ले। तो एक्सेप्शनल अकाउंटिंग यही है, हो गई, डन। अच्छा, इसके लिए एक मैंने ही सवाल बनाया है, वो लिख लें होमवर्क, और उसका सोल्यूशन भी मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूं ताकि आप घर में इसको करें तो आंसर चेक कर सकें। बाकी फिर कल डिस्कस तो कर ही लूंगा और आप लोगों के कोर्स में रख देता हूं। यही रेफरेंस 30 देखे ना लेक्चर का, तो आपके कोर्स में रख रहा हूं और आपके भी ग्रुप में भेज देता हूं। लिखें, ये टेस्ट नहीं हुआ अभी तक एग्जाम में,
तो इसलिए मैंने खुद ही एक मुनासिब सा सवाल बनाया हुआ है कि कुछ तो प्रैक्टिस में आए ना। फॉलोइंग लीजेस, सवाल है, फॉलोइंग लीजेस वर एंटर्ड इनटू, फॉलोइंग लीजेस वर एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। फॉलोइंग बता रहा हूं अब। नंबर 1, फॉलोइंग में नंबर 1, ऑन 1 जून 21, ये नंबर 1 लीज 1 आ गई, अब उसके नीचे अंग्रेजी चल रही है। ऑन 1 जून 21 a machine was obtained on lease for 11 months। A machine was obtained on lease for 11 महीने, and following lease payments were agreed। following lease payments were agreed। डेट बताऊंगा और लीज पेमेंट की अमाउंट बताऊंगा। 1 जून 21, 52,000, 52,000। 1 नवंबर 21, 50,000, 50,000। कब होंगे 11 महीने एंड? 30 अप्रैल को ना। हाँ, और 1 मार्च 22, 30,000। एक पेमेंट 52 है 52, एक 50 है 50, और एक 30 है 30। चलें, लीज 1 यही थी बस। लीज 2, ऑन 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 2021 certain low value assets were leased, certain low value assets were leased। अच्छा, ये जहां अंग्रेजी यहां लिखी है ना, इधर आए वापस। तसल्ली के लिए काम कर लें, क्योंकि मुझे पिछले बैचेस में इस चीज का सामना होता रहा। क्या कहा मैंने? कोई राइट ऑफ यूज नहीं है, कोई लीज लायबिलिटी नहीं। ये जो एक्सेप्शनल अकाउंटिंग लिखी है, इसमें कहीं कोई राइट ऑफ यूज नहीं निकल रहा है, लीज लायबिलिटी भी कोई नहीं है, बस सिंपल रेंट एक्सपेंस की अकाउंटिंग होने जा रही है। तो ये काम नहीं होने लगे। बस रेंट एक्सपेंस की अकाउंटिंग होने लगी है, कोई राइट ऑफ यूज नहीं बनने लगा, कोई लायबिलिटी नहीं बनने लगी। क्या कहा मैंने, क्या लिखा है? ऑन 1 अक्टूबर सर्टेन लो वैल्यू एसेट्स वर ऑब्टेन्ड, सर्टेन लो वैल्यू एसेट्स हैं, वर लीज बता दिया, वर लीज फॉर 4 years, फॉर 4 years। at an annual rental of 170,000,
1,70,000 पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 12% है, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 12%। ये क्यों दे दिया? नहीं, एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो नहीं है, फिर है कुछ नहीं करना, बस एम ही दे दिया, बस ठीक है, बस लीज 2 भी खत्म। और रिक्वायर्ड है आपसे, होमवर्क है ये, इसका सोल्यूशन मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे ग्रुप में, होमवर्क है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल रेंट एक्सपेंस की अकाउंटिंग होनी है, कोई राइट ऑफ यूज नहीं बनना, कोई लीज लायबिलिटी नहीं बननी। और वो जो स्केड्यूल बनाते थे नहीं बनना, इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होना, सिर्फ रेंट एक्सपेंस है। बस सिर्फ क्या होगा कि जो पे हो रहा है अगर वो एक्सपेंस से डिफरेंट है तो या तो प्रीपेड रेंट आ जाएगा या रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होने लगा इसके अंदर। तो रिक्वायरमेंट है आपसे कि एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है बिजनेस, तो आप जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्रीज, और एसओसीआई और एसओएफपी के टैक्स बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है बिजनेस, जनरल एंट्रीज करते हैं और एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। यही जो पहले ही साल है 31 दिसंबर 21, इसकी एंट्रीज और एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, बस ये रिक्वायर्ड है, ये होमवर्क है। और इसका सोल्यूशन मैं आपको भेज देता हूं। इसकी इनिशियल रिकग्निशन किस पे होगी भी, राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट होगा, कुछ नहीं होगा, कोई इनिशियल रिकग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं है, सिंपली रेंट एक्सपेंस की अकाउंटिंग है। ये जो आपने इंट्रो छोड़ी थी ना, उसमें एक एक्रूअल प्रीपेमेंट वाला चैप्टर होता था, रेंट, तो ये सिंपल रेंट एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट होना है। यानी जब पेमेंट हो रही है तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साल के एंड पे आके देखेंगे, अगर कम हो गया है तो रेंट एक्सपेंस और डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, और अगर ज्यादा पे हो गया तो प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। नहीं याद, देखें सारे साल के दौरान, ये मैंने ना ऑपरेटिंग लीज का एक सवाल बोर्ड पे किया था, स्प्रिंग 10 नेपच्यून के नाम से था, जो कि मैंने कहा था कि टेस्ट वाला सवाल मैंने यही पूछा था और वो डिस्कस हो जाएगा। तब मैंने आपको 2 अकाउंटिंग बताई थी उस सवाल में, उनमें से एक जो ज्यादा फॉलो होती है दोबारा दोहरा देता हूं। जो पेमेंट्स हो रही हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साल के एंड पे आके देखेंगे कि ज्यादा पेमेंट हो गई है तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, कम हुई थी तो एक्सपेंस और डेबिट और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, और इसी तरह से साल में जो मिल रहा है सब इनकम, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, साल के एंड पे आके देखेंगे, अगर कम मिला है तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ज्यादा मिल गया है तो रेंट इनकम डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट। तो यही अकाउंटिंग होती है एक्रूअल प्री पेमेंट वाले टॉपिक की, ये अकाउंटिंग होगी इसके लिए, कोई डिस्काउंटिंग नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। जीटी चले जी, सोल्यूशन आपसे कर लिया शेयर, और आप ऑनलाइन वालों को भी मैं भी कोर्स में रख देता हूँ। जी जी, नेक्स्ट वीक असेसमेंट नेक्स्ट वीक, और उसमें ये IAS 38 और IFRS 16 और IAS 16 में तो पढ़ा था हमने, मैंने FAR 2 की शुरुआत ही वहीं से कराई थी। अच्छा चलें ठीक है, IAS 38 और IFRS 16 यानी लीजेस और IAS 38, ये है असेसमेंट में। नेक्स्ट वीक की असेसमेंट लीजेस और IAS 38।
अच्छा, अब एमसीक्यूज करता हूँ डिस्कस, और न्यूमेरिकल वाले कोई नहीं कर रहा। वो जिसने करने हो जो करेगा, जब कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वाले कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोनों ग्रुप्स में कर दिया। वो जो अभी सवाल लिखा है ना, सब्स्टिट्यूशन भेज दिया दोनों ग्रुप्स के अंदर। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं ही करूंगा, पहले भी मैं ही करता हूँ, कोई बात नहीं। वो बेफिक्र होके, ताकि फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट शुरू करें ना। उधर स्विच पीछे बंद करना। अच्छा जी, न्यूमेरिकल है, नहीं कर रहा डिस्कस। 2 नहीं कर रहा। 3 देखें, 3 पढ़ लें। Leases permits certain assets to be exempt। exempt किससे? From recognition treatment for right of use। यानी IAS कुछ आइटम्स के लिए वो वाली ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट कर देता है, वो एक्सेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग है ऐसे? अब इनमें आपको वैल्यू से तो फौरन पता नहीं चलेगा कि क्या ये सस्ता वाला है कि नहीं, तो पहले शॉर्ट टर्म की ढूंढ लेते हैं। 24 महीने, 24 महीने, 24 महीने, 12 महीने, ये शॉर्ट टर्म लीज है। ये सस्ता है नहीं है बात की बात है, ये शॉर्ट टर्म लीज है, तो इसलिए ये है एक्सेप्शन। आगे सस्ता वाला भी आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, 3 4 न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये वाकई इसको मैं अब नहीं कर रहा ना, इतना ही तो प्रैक्टिस किया हमने। ये करंट नॉन करंट तोड़ना है, तो ये आप खुद ही तोड़िए, और इसमें आप कि जिस सवाल में अगर मसला हो तो पूछिए। हाँ, ये क्वेश्चन 5। हाँ जी, सी 5 साल का लीज एग्रीमेंट किया है, और जिस मशीन का लीज एग्रीमेंट किया है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 7 साल है। 5 लीज है, 7 साल वैसे उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इनमें से क्या ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस भी कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन भी कह सकते हैं, जिसके नतीजे में मशीन को हम, यानी राइट ऑफ यूज को हम 5 नहीं 7 साल पर डेप्रिशिएट करेंगे। ये सवाल है। लीज टर्म 5 है,
एसेट की लाइफ 7 है, तो पूछ रहा है कि क्या ऐसे हालात होंगे इनमें से जिसके जवाब में हम एसेट को 5 नहीं 7 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये अंग्रेजी पढ़ के ये मतलब ना किसी को समझ आया, प्रोवाइडेड के पढ़ रहे हैं आप। ये सवाल ऑप्शन ए, पीएल के पास ऑप्शन है कि वो लीज मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है मार्केट रेट के ऊपर है। नहीं, लो रेट के ऊपर होने में तो ये होता है ना कि वो फाइनेंस लीज है कि नहीं, वो तो फाइनेंस लीज पहचानने के लिए। मार्केट रेट पे है तो फाइनेंस लीज की शर्त पूरी नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन को लीज टर्म में तब काउंट किया जाता है अगर सर्टेन हो तो। लीज टर्म या तो एक्सटेंशन की ऑप्शन या टर्मिनेशन की ऑप्शन, इन दोनों को तब शामिल किया जाता है जब सर्टेनिटी हो। तो ऑप्शन है, पता नहीं सर्टेन है कि नहीं है, पता नहीं हम 5 साल में इसको शामिल करें कि ना करें, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं है। सिर्फ ऑप्शन होना काफी है नहीं, सर्टेन हुआ कि ये एक्सरसाइज करेगा तो लीज टर्म 7 बनेगी। ऑप्शन के होने से ही वो 7 नहीं होगी, 7 सर्टेन का बताया होना भी जरूरी था। ऑप्शन ए निकल गई। मार्केट वैल्यू पे खरीदने की ऑफर है, हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज। अगर बीपीओ हो तो हमारी अजम्पशन है कि वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, लेकिन ये बीपीओ है नहीं, ये है कि उस वक्त जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर खरीदना चाहे तो खरीद ले, पता नहीं खरीदे ना खरीदे। तो इन दोनों में तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि सर्टेन है कि नहीं है। निकल गए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप पासेस टू पीएल एट एंड ऑफ लीज पीरियड। हाँ जी, हाँ, अब एसेट लेसी के पास ही रह जाएगा, तो लीज टर्म 5 साल है बेशक, लेकिन डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे चार्ज हो। तो ये आंसर है। और चौथे का मतलब है कि पीएल की बस पॉलिसी है कि 7 पे डेप्रिशिएट करते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए देखना पड़ता है कि एसेट लेसी रखेगा या लेसर को वापस करेगा। अगर लेसी रखेगा तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो सी आंसर है इसका। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर लोअर रेंटल है कि नहीं है, इसका होता है ताल्लुक ये पहचानने से कि फाइनेंस लीज है कि नहीं है। तो लेसी में तो हमने पहचानना ही नहीं होता कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, इसलिए यहां पर मार्केट रेट रेंटल या सस्ता रेंटल कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो इन अवेलेबल में से बेस्ट का आंसर करना है ना। तो जब ओनरशिप नजर आ रही है तो फिर हम इफ्स एंड बट्स में क्यों जाएं? जब नजर आ रहा है कि ओनरशिप वाली ऑप्शन सही जवाब है, तो फिर हम ये क्यों कहें कि शायद सर्टेन हो, तो चलो ए मान लें। जब सी नजर आ रहा है तो फिर सी आंसर। इवन देन लो रेंटल होने का मतलब ये थोड़ी है कि लेसी लाजमी एक्सरसाइज करेगा। देखें, अगर सस्ता खरीदने की ऑफर है, वो तो लेसी में जरा भी अकल है तो एक्सरसाइज करेगा। सस्ता खरीदे, मार्केट में बेच दे। सस्ते रेंट की ऑफर है, लेसी को चाहिए होगा तो रेंट पे लेगा ना, सिर्फ सस्ता होने की वजह से थोड़ी रेंट पे ले लेगा। तो इसलिए सस्ता रेंट होने से कुछ नहीं होता था। जब भी ऑप्शन है तो साथ सर्टेनिटी होगी तो लीज टर्म में काउंट होगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन 6 हो गया, 7 भी हो गया। 8, इनमें से क्या है जो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? जो हिस्सा नहीं है वुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी होगी, लेसर को जो पैसे लीज से पहले दिए हैं वो भी होगा। राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, एक एंट्री लिखवाई थी मैंने बुक्स ऑफ लेसी में। जब मैंने आपको इनिशियल मेजरमेंट लिखवाई थी ना, तो दूसरी एंट्री करवाई थी मैंने कि वो खर्चे, दूसरी नहीं सॉरी, पहली एंट्री का एक नोट लिखवाया था गालिबन। पहली एंट्री का मैंने एक नोट लिखवाया था, शायद पहली ही एंट्री का, कि अगर उसने पेमेंट की है कोई कमेंसमेंट से पहले तो वो भी राइट ऑफ यूज का हिस्सा है। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो है राइट ऑफ यूज का हिस्सा। तो ये होती है राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में। ये हाँ होगा। रेंटल्स की अमाउंट नहीं होती, उनकी पीवी होती है। हाँ वो तो अच्छा देखें, बिल्कुल सही है। जब टोटल लीज रेंटल्स पेएबल, इस जुमले में जरा सा भी शक नहीं है कि क्या पता वो पीवी की बात कर रहा हूं। टोटल लीज रेंटल्स पेएबल, क्या ये पीवी है? नहीं, ये तो कंफर्म रेंटल्स की अमाउंट है। तो राइट ऑफ यूज डेबिट इतने से नहीं होता, वो इनकी पीवी से होता है। बी के अंदर हाँ डाउट है कि जो उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग बोली है, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोली है जो उसकी पीवी बोली है, क्योंकि एस्टिमेटेड के वर्ड के अंदर हो सकता है डिस्काउंटिंग कर ली हो उसने। वैसे तो पीवी होती है,
लेकिन ये एस्टिमेटेड के अंदर क्या पता वो पीवी की निकाल चुका हो, ये तो कंफर्म है कि राइट ऑफ यूज में शामिल नहीं होता, इसलिए ये आंसर 9। हाँ ये भी ठीक है, 9 पढ़े जी। नॉट है, अंग्रेजी का मतलब है कि वही बात कि आईएस ने कुछ एसेट्स को अलाउ किया हुआ है कि आप वो वाली ट्रीटमेंट फॉलो ना करें, बेशक एक्सेप्शनल शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स, लो वैल्यू एसेट्स। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेस ऑफ एसेट्स लीज टू एन एंटिटी वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जाम्प्ट, वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जाम्प्ट, यानी इनमें से कौन से हैं जो एक्सेप्शन नहीं है, वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जाम्प्ट, इनमें से कौन से हैं जो एक्सेप्शन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म लीज है, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, देखना पड़ेगा कि लो वैल्यू है कि नहीं है। अब आपने सवाल के कॉन्टेक्स्ट में फैसला करना है, 45,000, 30,000 और 9 लाख, तो ये दोनों सस्ते ही लग रहे हैं ना। अच्छा, इसमें उसने क्या टेस्ट किया कि स्टूडेंट इसको देखता है या इसको देखता है, तो हमने इसको देख के फैसला करना होता है कि जब नया था तो क्या था, तो इसलिए ये लो वैल्यू नहीं माना जाएगा। वैसे तो हो सकता है 9 लाख उस मुल्क के हिसाब से लो वैल्यू ही हो, लेकिन हमें अवेलेबल ऑप्शन में से देखना है, तो 45, 30 और 9 लाख तो फिर वो सस्ते ही होंगे, और ये है जो सस्ते में नहीं फॉल कर रहा, तो सी आंसर है इसका। तो परमिट्स है ना, रिक्वायर्स तो नहीं है। IFRS 16 परमिट्स नॉट रिक्वायर्स। परमिशन होने का मतलब होता है कि अगर आप आना चाहें तो परमिशन है, अगर ये ट्रीटमेंट करना चाहें तो परमिशन है। रिक्वायर्स का मतलब होता है कि करना है ऐसे, तो परमिट्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9 10 हो गया 11। इनमें से कौन सी लेसर की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? लेसर, तो इसमें आसान तरीका ये है कि ये नाम लेसर के हैं ही नहीं, ये और ये तो नाम ही लेसी के होते हैं। बेशक आपको ए और सी अगर नहीं भी फैसला हो पा रहा कि लेसर ये रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता, तो करता है, यानी लेसर की इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है कि नहीं, डीलर लेसर आ रहा होता है, रिकंसिलिएशन आती है लेसर में, रिकंसिलिएशन बिल्कुल आती है। तो ये दोनों आंसर हैं ए और सी, लेकिन अगर शक हो तो बी और सी हो ही नहीं, बी और डी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो होती ही लेसी की चीजें, और पूछ रहा है वो लेसर का डिस्क्लोजर क्या है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू लेसर, तो ये है और सी है, क्योंकि बी और डी हो ही नहीं सकते, बी और डी लेसर की चीजें ही नहीं है। राइट ऑफ यूज, शॉर्ट टर्म लीज, ये तो होती ही लेसी की चीजें, तो ए और सी आंसर है। ये वो इनकम स्टेटमेंट में आता है ना, इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा होता है ना। डिस्क्लोजर्स एक्चुअली, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना। अब चाहे वो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज हो, चाहे नोट्स में डिस्क्लोज हो, डिस्क्लोजर्स का मतलब डिस्क्लोज करना है, शो करना है। क्वेश्चन 12 हो गया, बस डन। 13 भी नहीं, 13 नहीं डन, 13। कंपनी ने एक कंप्यूटर सर्वर लीज पे लिया है, जिसका लीगल टाइटल यानी ओनरशिप 4 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसी है कि वो कंप्यूटर्स को 6 साल पे डेप्रिशिएट किया करता है। लीज पे लिया है कंप्यूटर 4 साल के लिए, और 4 साल बाद टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, और कंप्यूटर नॉर्मली 6 साल तक चला करते हैं, तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे होगी? 6। कंपनी ने एक मशीन लीज पे ली है 14 साल के लिए, टाइटल ट्रांसफर नहीं होना,
और इस तरह की मशीनरीज 20 साल तक चल रहा करती हैं। आप चूंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं होना तो वापस जाना है, तो फिर शॉर्टर ऑफ, तो इसका 14 और उसका 6, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 डन, 18 डन, 19, 20 जी 21। और ये 21 है ना, ये पास पेपर का ही सवाल है, और ये ऊपर वाले एमसीक्यू से उठा के बनाया हुआ है। ये पीछे का एमसीक्यू गुजरा है ये वाला, ये पास, ये 20 के आगे जो 4-5 हैं पास पेपर के हैं, और ये ऊपर वाले एमसीक्यू को देख के ही बनाया हुआ है। इसलिए आईकेएफ की बुक के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अभी हम करके हटेंगे, मिलता जुलता इससे जी। डी, तो ये डी है जो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में नहीं शामिल होगा। कोई एतराज? ये भी हो जाएगा। हाँ, ये 23 देखते हैं, पढ़िए 23। अच्छा, इस सवाल को कोई अगर अपने तौर पे न्यूमेरिकल से करना चाहे तो मर्जी है, मैं आपको उसको ज़बानी बताता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल से कोई कैसे करता? पूछा ये है कि डीलर लेसर है और जो गाड़ी लीज पे दी है इसने, वो फेयर वैल्यू इतनी वाली गाड़ी है, इतने रेंटल्स हैं, मार्केट रेट इतना है और लीज टर्म इतनी है। अगर कोई चेक करना चाहे, किया हुआ मैंने चेक, तो इस डाटा का इम्प्लिसिट रेट भी 12 ही है, इस डाटा का इम्प्लिसिट रेट भी 12 ही है। मैं पहले बता रहा हूं कोई न्यूमेरिकली करना चाहे तो कैसे करता, फिर बता दूंगा कि ज़बानी कैसे हो जाएगा। इस डाटा का इम्प्लिसिट रेट निकाल के देखेंगे ना तो वो 12 ही बनता है। इम्प्लिसिट रेट भी 12 है, मार्केट रेट भी 12 है, तो 12 यूज करेंगे। सेल्स यही निकलेंगी, सेल्स यही निकलेंगी। ये रेंटल्स हैं, ये सेल्स निकलेंगी। अगर आइंदा वो किसी को लीज पे दे यही गाड़ी, पहले गाड़ी इस टर्म्स पे लीज पे दिया करता है, ही हैज बीन सेलिंग अ कार एट द फॉलोइंग टर्म्स। अगर अब वो किसी कस्टमर को किराया बढ़ा के, यानी 16 लाख की बजाय 18 लाख रेंट के ऊपर गाड़ी दे दे, तो पूछा यह है कि सेल्स पे और इंटरेस्ट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि जो न्यूमेरिकली करना चाहे, ये मैंने अपनी बुक में भी डाला हुआ है और न्यूमेरिकली करके बताया हुआ है। अब अगर कोई इस 18 लाख रेंटल को रख के इम्प्लिसिट रेट निकालेगा तो वो 12 से ज्यादा निकलेगा, वो 12 से ज्यादा निकल रहा है। कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? वही जो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हमने हायर वाला यूज, मेरा ख्याल से 14 निकलता है, मुझे याद नहीं है, पीछे बुक में मैंने किया हुआ है। कितना एमसीक्यू में लेके मैंने सॉल्व किया हुआ है, 16 समथिंग निकलता है, 16 समथिंग निकलता है। तो वो 16 वाला यूज होगा। उसके ऊपर जब इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे हायर वाले पे, तो उसका आंसर फिर 5 मिलियन ही आ जाएगा। सेल कितने से रिकॉर्ड होगी? 5 मिलियन से। तो इसका मतलब है सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब टेबल में 12% यूज होगा या 16, तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है। ज़बानी बताता हूं। डीलर लेसर सेल के अमाउंट पे रिकॉर्ड करता है। आपको एक अंग्रेजी लिखवाई थी कि याद कर लें, एमसीक्यूज में काम आएगी। डीलर लेसर सेल्स किस पे रिकॉर्ड करता है? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। एक अंग्रेजी लिखवाई थी, इस जगह करके लिखी थी मैंने। इधर मैंने आपसे कहा था कि ये जो सर ने ऊपर नोट लिखवाया है, ये इस रूल की एप्लीकेशन के लिए लिखवाया है, और वो रूल आपको याद करने को कहा था, कर लें, एमसीक्यूज में काम आएगा। इनिशियल मेजरमेंट वाली जगह पर देखेंगे ना, पेजेस अगर पलट ही रहे चलें, डीलर लेसर की इनिशियल मेजरमेंट में जब मैंने पहली एंट्री के लिए एक नोट लिखवाया था,
आपको लिखवाया था कि सवाल में अगर इम्प्लिसिट रेट भी है, मार्केट रेट भी है, तो आप इन दोनों में से हायर को यूज़ करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए, और अगर रेंटल कैलकुलेट करवाई है सवाल में तो इम्प्लिसिट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद एक बात आपको कहा था, अपने अल्फाज में लिख लें कि ये जो सर ने ऊपर अभी नोट लिखवाया है, ये असल में आईएएस के इस रूल मिल गया कि नहीं? कौन सा रूल आईएएस का? कि सेल्स रिकॉर्ड होगी एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स एट मार्केट रेट, ये लिखवाया था मैंने। अभी वो सेल रिकॉर्ड करता है 5 मिलियन पे। अब जब रेंटल्स बढ़ रही हैं, उनकी 12% पे डिस्काउंटिंग करेगा, तो वो 5 मिलियन से ज्यादा आंसर आएगा, कम आएगा? मार्केट रेट 12%, रेंटल्स हैं ये। अगर वो रेंटल बढ़ा देगा ये, और अब उन बढ़े हुए रेंटल्स की 12% पे डिस्काउंटिंग करेगा, तो आंसर ज्यादा आएगा ना। तो आंसर आएगा फेयर वैल्यू से ज्यादा, जबकि सेल्स रिकॉर्ड होनी है, यानी सेल्स अब भी इतने पे ही रिकॉर्ड होगी। ये जबानी आंसर है। और नो चेंज इन सेल की ऑप्शन ही एक है। बहरहाल चलो इसको भी पक्का कर लेते हैं। जब सेल उतनी ही अमाउंट से रिकॉर्ड होगी लेकिन रेंट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम ही ज्यादा होगी। नहीं, मार्केट रेट तो वही है ना। नहीं, रेट चेंज क्यों कर रहे हैं? क्या बाकी टर्म्स वही हैं। 4 साल, कोई और अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी होगी, नहीं होनी होगी, वो टर्म्स वही हैं। एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, वो टर्म्स वही हैं। इम्प्लिसिट रेट कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं होती। ये तो आईएएस ने एक रेट बताया हुआ है ताकि लेसर अपनी अकाउंटिंग कर सके। नहीं, लेकिन डीलर लेसर वाले सवाल के अंदर जब वो चीज थी, उसके बाद 2 सवाल आए थे। एक मैंने क्लास में कराया था और एक होमवर्क देकर क्लास में डिस्कस किया था। तो अब ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जब डीलर लेसर का सवाल आ गया और मार्केट रेट, इम्प्लिसिट रेट दोनों नजर आ रहे हैं, जो मैंने सवाल खुद क्लास में कराया था वो भी उस नोट के लिखाने के बाद करवाया था, और एक मैंने ऑटम 21 का होमवर्क देके अगली क्लास में डिस्कस किया था, उसमें भी ये चीज आई थी। तो अब हम इसको केयरफुली देख रहे होंगे कि अगर डीलर लेसर का सवाल आ गया है और मार्केट रेट आ गया है, तो फिर हम इम्प्लिसिट रेट के ऊपर जाए। करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो डेट ओवर इक्विटी या डेट प्लस इक्विटी दोनों। चलो जी, ये अच्छा टेक्निकल सवाल है। सवाल ये रेशियोज का है लेकिन लीजेस के रंग में रंगा हुआ है, इसलिए एफएआर 2 का है। रेशियोज में इस तरह के एमसीक्यूज होते थे कि फलाने काम का फलानी रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, तो चूंकि उसने लीजेस पूछा है इसलिए एफएआर 2 का एमसीक्यू है ये। देखें, तीन साल की लीज है। बैलेंस शीट में क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? राइट ऑफ यूज आ जाएगा और लीज लायबिलिटी आ जाएगी। करंट में, नॉन करंट में? दोनों में, दोनों में। अच्छा, करंट में जब लीज लायबिलिटी आएगी तो करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो करंट रेशो कम हो जाएगी। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो करंट रेशो डिक्रीज हो जाएगी। अब या तो ये है या ये है। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी आएंगी लीज लायबिलिटी, तो डेट बढ़ जाएगा। लीज लायबिलिटी एक डेट है, तो गियरिंग रेशो बढ़ जाएगी।
नहीं नहीं एमसीक्यू में पूरा सीखो तो नंबर मिलते हैं, आधे के नंबर नहीं मिलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस नॉट इंडिकेशन, कंडीशन है। कंडीशन पूछा यह है कि IFRS 16 के मुताबिक इनमें से कौन सी एक कंडीशन है फाइनेंस लीज के लिए। कंडीशन जिनको ये लग रहा है ये कंडीशन नहीं थी, ये इंडिकेशन थी, ये एग्जांपल्स थी, कंडीशन पूछा है तो ये है, क्योंकि ये तो दोनों लीजेस से ही बाहर निकल जाएंगे। लीजेस का बिल्कुल पहला लेक्चर, ये लीजेस के पहले लेक्चर में बताया था, ये शायद दूसरे लेक्चर में कहा था, मेरा ख्याल है ये दूसरे लेक्चर में बताया था शुरू में, ये पहले लेक्चर में अंग्रेजी लिखवाई थी। लीज की डेफिनेशन पे पूरा उतरने के लिए कुछ कंडीशन लिखवाई थी, ये दोनों लीज से ही बाहर निकाल देंगी इसको। अगर लेसर के पास राइट है, अगर लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है तो फिर ये लीज ही नहीं है, ये दोनों तो लीज से ही निकाल देंगे। वो कह रहा है कौन सी कंडीशन है कि फाइनेंस लीज हो सके, तो ये तो लीज से ही निकाल देंगे इसको। और ये क्यों नहीं, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, ये है फाइनेंस लीज की डेफिनेशन। फाइनेंस लीज की डेफिनेशन ये है, तकरीबन तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये कुछ उसी तरह की बात लिखी हुई है, तो ये आंसर है इसका। अच्छा आप जितना मर्जी शोर मचाना है मचाएं, मैं अगला चैप्टर कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ यार। ये 30B करना है मैंने अब।